वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस कर रहे थे। तो थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट में अभी इस वीडियो में मैं कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स डील कर रहा हूं। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लेते हैं बच्चों। सो यू मे राइट डाउन, कॉपी पेन लेकर बैठो बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक कैटल, विद्युत केतली जिसमें हम पानी गर्म करते हैं। तो केटल की स्पेलिंग ध्यान से देख लेना बच्चों, के से स्टार्ट होगा है ना, सी से मत स्टार्ट कर देना, वो होता है भेड़ों का समूह। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक कैटल, ये जो विद्युत केतली है इज फिटेड विद, इसमें हमने दो हीटिंग एलिमेंट लगा रखे हैं। इज फिटेड विद टू कॉइल्स, है ना, रेजिस्टेंस कॉइल्स या हीटिंग एलिमेंट, टू कॉइल्स। आगे का मैं डिक्टेट कर रहा हूं। व्हेन कॉइल 1 इज स्विच्ड ऑन, जब हम सिर्फ कॉइल 1 को स्विच ऑन करते हैं, व्हेन कॉइल 1 इज स्विच्ड ऑन, वाटर बॉइल्स इन 4 मिनट, पानी को उबलने में लगता है 4 मिनट। एंड व्हेन कॉइल 2 इज स्विच्ड ऑन, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हुए लिखो बच्चों, स्पीड बढ़ेगी। व्हेन कॉइल 2 इज स्विच्ड ऑन, वाटर बॉइल्स इन 6 मिनट। अगर हम कॉइल 2 को ऑन करते हैं तो पानी को उबलने में लगता है 6 मिनट, सिर्फ कॉइल 2। देन फाइंड, आपको पता लगाना है, फाइंड हाउ मच टाइम इट विल टेक, कितना समय लगेगा पानी को उबलने में। मैगी बनानी है आपको अगर, और मैगी खाना रिकमेंडेड नहीं है, एमएसजी होता है बच्चों। एमएसजी जिसमें होता है वो सब नुकसान करता है। तो लेटेस्ट वीडियो भी आया है उनका एक दिन पहले का ही, किसका, डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी का, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, कि खाने में क्या चीजें नुकसान कर रही हैं हमको। उसको देखें, उसमें तथ्य हैं, काफी फैक्ट्स हैं। सो बैक टू द क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक केटल इज फिटेड विद 2 कॉइल्स। व्हेन कॉइल 1 इज स्विच्ड ऑन, वाटर बॉयल इन 4 मिनट। व्हेन कॉइल 2 इज स्विच्ड ऑन, वाटर बॉइल्स इन 6 मिनट। फाइंड the time required to boil the water when both the coils are switched on, connected in first series, second parallel। सीरीज में जोड़कर अगर हम कॉइल्स को ऑन कर रहे हैं तो कितना समय लगेगा पानी को उबलने में, पैरेलल में जोड़कर ऑन कर रहे हैं तो पानी को उबलने में कितना समय लगेगा। तो ये दो सवाल हैं, तो ये हमें सॉल्व करने हैं। इसमें आप समझ लो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है तो हमें कोई कैलकुलेशन इसमें दिखानी नहीं है, सीधे हम ओरली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लॉजिक ये है बच्चों, जो रेजिस्टेंस का होना है सीरीज में वही टाइम का होगा, यानी रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हो जाता है। ऐड हो जाता है तो लॉजिकली अगर हम सोचें, सीरीज में कॉइल लगा दी, रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट कम होगी, तो जो हीट डेवलप है H=I²RT वो कम हो जाएगी, तो पानी को उबलने में ज्यादा समय लगेगा। तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है तो टाइम भी ऐड हो जाएगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा, 4 + 6, टाइम इन सीरीज इज 10 मिनट, 10 मिनट लग जाएंगे। और अगर हम पैरेलल में बात करें तो पैरेलल में जैसे कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो टाइम भी कम हो जाएगा, यानी R1 R2/R1 + R2, क्योंकि पैरेलल में क्या हो रहा है, दोनों हीट जनरेट कर रही हैं, दोनों को सेम वोल्टेज मिल रहा है, सेम वोल्टेज सप्लाई। हर बार हम वो जो केतली है उसको सेम पावर सोर्स से जोड़ रहे हैं, वही 220 वोल्ट एसी सोर्स से जोड़ रहे हैं, हर बार सेम पावर सोर्स। तो V²/R × T लगाएंगे तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा हीट डेवलप होगी। पर अभी तो पैरेलल में लगा दिया हमने, तो पैरेलल में दोनों ही मिलकर गर्म कर रहे हैं पानी को, तो पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। तो जो R1 R2/R1 + R2 नहीं रिजल्ट होता है पैरेलल में, यहाँ पर 6 4 24/6 + 4 10, 24/10, 2.4 मिनट में पानी उबल जाएगा बच्चों। अब ये तो हुआ कंपटीशन में सॉल्व करने का तरीका। अब हम बात करते हैं बोर्ड लेवल पे, अगर इसे सॉल्व करना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर, तो हमें बच्चों 4 इक्वेशंस फ्रेम करनी होंगी। तो लॉजिक ये है, हर बार पानी को उबलना है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर हैज टू बी बॉइल्ड, तो जो हीट चाहिए वो सेम चाहिए।
इन ईच केस सेम अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। तो H चारों केस में सेम। अच्छा, सेम वॉल प्लग है तो वोल्टेज सेम, इसलिए मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, V²/R × T। तो जब हम सिर्फ कॉइल 1 यूज करते हैं तो मैं लिख सकता हूं H = V² अपॉन पहली कॉइल का रेजिस्टेंस माना कि R1 है, टाइम जो लगा वो हमारे पास है 4 मिनट, मिनट में ही छोड़ दूंगा मैं क्योंकि यूनिट चेंज नहीं करूंगा, आंसर भी मिनट में आ जाएगा। दूसरी कॉइल को जब ऑन किया तो V²/R2 उसका रेजिस्टेंस R2 था, सिर्फ दूसरी कॉइल 6 मिनट लग रहे हैं, टाइम आ गया 6। कौन सा फॉर्मूला आपके समझ में आ रहा होगा, V²/R × T। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, दोनों को सीरीज में जोड़ा तब भी पानी को उबलना है, हीट डेवलप्ड इज सेम, सेम वोल्टेज है। हाँ, सीरीज में रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 + R2। टाइम कितना है पता करना है, माना कि TS, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एंड जब पैरेलल में जोड़ा तो रेजिस्टेंस पैरेलल का इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 + R2, इससे डिवाइड करना होगा हमें V² को, और टाइम होगा TP, इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए कितने अननोन है, H V दो अननोन ये हो गए, TS TP दो अननोन ये हो गए, और R1 R2। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इक्वेशंस तो कम है, अननोन ज्यादा है, इक्वेशंस कम है। फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 1 और 2 को इक्वेट किया हमने, या तो रेशियो ले लो या इक्वेट कर दो, H को एलिमिनेट कर दो, और यहां से आपको R2 की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ R1। क्या मिलेगी देखो, R2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R1, V² कट गया, R2 जो है ऊपर जाएगा, R1 नीचे रहेगा, तो 6 ऊपर रहेगा, 4 नीचे जाएगा, तो 3/2 टाइम्स R1, ये मिल जाएगा आपको R2। और ये वैल्यू को हम 3 में भी रख देंगे, 4 में भी रख देंगे, तो आप देखेंगे R2 यहां से खत्म हो जाएगा, R2 इज नो मोर। तो R2 यहां खत्म हो गया, 3 में भी 4 में भी। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे कॉम्बिनेशन में 1 के साथ, वही H का विलोप कर देंगे, यानी H को एलिमिनेट कर देंगे, V² कट ही रहा है, हमें TS मिल जाएगा, TS द ओनली अननोन, क्योंकि R1 भी कट जाएगा, R2 R1 में कन्वर्ट हो चुका है। फिर 4 को यूज करेंगे 1 के साथ, तो TP मिल जाएगा, क्योंकि R2 R1 में कन्वर्ट हो चुका है, V² कट जाएगा, H कट ही गया। तो ये अपने आप आपको करना है बच्चों, आंसर्स यही निकलेंगे जो हमने ऑलरेडी निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, ये ट्यूबलाइट है ना, छोटी ट्यूब फिलिप्स की, बल्ब वाली ये ट्यूब, LED ट्यूब। इस पे जो डिटेल लिखी हुई है वो पढ़ के बताऊं मैं आपको। 10 वाट लिखा है इस पे, 10 वाट लिखा है, और लिखा है 0.050 एम्पियर। टिपिकल डेटा, अंदाजा लगाने की कोशिश करो क्या क्या लिखा है, उसको हम कैसे यूज करेंगे। इसके लिए कुछ कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। जो फॉर्मूले आपने लास्ट लेक्चर में सीखे हैं उससे आप अपने कमरे का बिजली का बिल, अपने घर का बिजली का बिल, ये सब कैलकुलेट कर सकते हो उन फॉर्मूलों को यूज करके। किसी कमरे में 2 ट्यूबलाइट, एक पंखा, कूलर, AC वगैरह वगैरह ये फिटेड है, या किसी घर में, तो जितने भी अप्लायंसेस हैं उनकी पावर रेटिंग क्या है, कितने समय के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके kWh निकाल के यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके पूरा बिजली का बिल हम निकाल सकते हैं। तो इस पे जो डेटा लिखा हुआ है, अगर मैं उसको यहाँ पर लिख कर उससे कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करूँ कि है क्या एक्चुअल में, तो पावर है बच्चों 10 वाट, 10 वाट इसकी पावर है, और करंट है 0.050 एम्पियर, वोल्टेज है 220 से लेकर 240 वोल्ट, क्योंकि AC से जला रहे हैं, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 100 ल्यूमन पर वाट, वो डेटा लिखा हुआ मेड इन इंडिया, फिलिप्स कंपनी। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल, हमारे पास P है, हमारे पास V है, V इसको मान लेते हैं हम, स्टैंडर्ड ये मान के कर लेते हैं, तो बाकी तो रेंज आ जाएगी, ये लोगे तो एक रेंज आ जाएगी। और
P और I से भी निकाल सकते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो उससे भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप हर अप्लायंसेस के लिए कैलकुलेशन करके देख सकते हो, कंपेयर करके देख सकते हो कि एलईडी बल्ब में ऐसा क्या खास है जो फिलामेंट बल्ब से बहुत ज्यादा रोशनी देता है। हमें आइडिया होना चाहिए बच्चों, फिलामेंट बल्ब से 3 से 4 गुना ज्यादा एफिशिएंट थी ट्यूबलाइट और सीएफएल। ट्यूबलाइट और सीएफएल से 3 से 4 गुना ज्यादा एफिशिएंट है एलईडी बल्ब। सो यू कैन कैलकुलेट। आगे चलते हैं, फ्यूज के बारे में समझते हैं। फ्यूज वैसे ऑब्सोलीट हो गया, उसकी जगह ले ली है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी। पर फ्यूज अभी भी बहुत सारे अप्लायंसेस में हम यूज करते हैं। कांच की एक ट्यूब सी होती है जिसमें वायर होता है और साइड में कैप लगी होती है। फ्यूज का फंक्शन क्या है? फ्यूज बचाता है ओवरलोडिंग से और शॉर्ट सर्किटिंग से। आपने कई बार अखबार में पढ़ा होगा, दुकान में आग लग गई, सारा सामान जल के खाक। मोस्ट ऑफ द टाइम आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। और शॉर्ट सर्किट होता कैसे है? वायर खुले होते हैं, न्यूट्रल और फेज ओपन होता है जॉइंट, बीच में छिपकली कई बार आ जाती है या वो भिड़ जाते हैं वायर आपस में, तो भिड़ गए तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर जो फ्यूज है या तो लगा ही नहीं रखा है और लगा रखा है तो प्रॉपर रेटिंग का नहीं लगा रखा है तो फ्यूज नहीं उड़ेगा, पूरा तार उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होकर गर्म होगा, गर्म होकर उसका इंसुलेशन जलेगा, चिंगारियां निकलेगी, आसपास को सामान पड़ा होगा तो आग लग जाएगी, शॉर्ट सर्किट। पर अगर एप्रोप्रिएट फ्यूज लगा होता तो ऐसा कुछ भी होता, रात में छिपकली घूमती हुई आई, उन तारों के बीच में उसकी बॉडी से शॉर्ट सर्किट हुआ भी तो भी फ्यूज प्रॉपर लगा हुआ है तो फ्यूज उड़ जाएगा, लाइन में करंट बंद हो जाएगा और सेफ है सब कुछ। तो फ्यूज प्रॉपर रेटिंग का होना चाहिए। ओवरलोडिंग में कैसे होता है? जो हमारे घर में प्लग लगे होते हैं अलग अलग जगह पर, सॉकेट लगे होते हैं जिसमें हम प्लग लगाते हैं, सॉकेट में प्लग लगाते हैं, तो वो जो सॉकेट हैं उनके पीछे जो तार लगे हुए हैं, जैसे ट्यूबलाइट को तार जा रहा है या पंखे को तार जा रहा है, अप्लायंस की बात करें तो उनको कम करंट चाहिए, कम करंट चाहिए तो पीछे मोटा तार नहीं चाहिए, पतले से तार से काम चल जाएगा हमारा। पर एसी, गीजर या हैवी एप्लीकेशन है, प्रेस है, तो इन सब में ज़्यादा, जैसे 1250 वाट की ये है तो 1250 वाट की अगर ये है तो इसको अगर मैं ऑर्डिनरी प्लग में लगा के चलाऊंगा और ज़्यादा देर मैंने चला लिया तो पीछे जो तार है लार्ज करंट उसमें फ्लो हो रही है, धीरे धीरे गर्म होगा, इसको कहते हैं ओवरलोडिंग। अब अगर फ्यूज प्रॉपर रेटिंग का है उस वायर लाइन में तो वो फ्यूज ब्लो हो जाएगा, उड़ जाएगा और ये प्रेस बंद हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता भी है, घर में हम देखते हैं। हैवी एप्लीकेशन अगर हम चला दें तो वो इस बात का इंडिकेशन है कि वो लाइन उसके लिए डिजाइन नहीं है। पर अगर फ्यूज मोटा लगा दिया हमने, फिजिक्स नहीं पढ़ी, बोले अरे यार फ्यूज बार बार उड़ रहा है, मोटा तार लगा दो जिससे ये झंझट खत्म हो। तार वहां मोटा लगा दिया, बाद में आगे तो पतला तार है, वो पूरा तार गर्म होगा, आग लग जाएगी, अगेन फायर हजार्ड, आग लगने का खतरा। तो प्रॉपर फ्यूज चाहिए। तो फ्यूज दो तरह से हमें बचाता है, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, इन केस ऑफ ओवरलोडिंग। क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी में एक, हमें ये दिखाना आना चाहिए, वी शुड लर्न हाउ टू शो दैट फंक्शन ऑफ ए फ्यूज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ। लंबा तार हो या छोटा तार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्यूज सेम मैनर में वर्क करेगा। तो फ्यूज को काम क्या करना है? कम से कम टाइम में उसे उड़ जाना है इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। जितना कम टाइम ले उतना अच्छा, उतना डैमेज कम से कम होगा। तो हमें ये दिखाना है कि वो जो फ्यूज के मेल्ट होने का टाइम है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द वायर, तो हमारा काम हो गया। सो यू मे राइट द क्वेश्चन, show that function of a fuse wire is independent of its length। तो हम इसको न्यूमेरिकली शो करेंगे। 11th क्लास में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, हीट Q इक्वल टू MS डेल्टा थीटा, वो काम आएगा यहाँ पे। तो जो हीट डेवलप हो रही है वायर में, मैं उसको अगर MS डेल्टा थीटा लिखूं तो ये किसके बराबर होगी? I स्क्वायर RT के बराबर। कोई वायर है उसका रेजिस्टेंस R है, T टाइम में जो हीट डेवलप होगी, I करंट फ्लो हो रही है तो I स्क्वायर RT के बराबर।
सो हीट डेवलप जो कि Q के बराबर है ms, डेल्टा थीटा इज द टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू I स्क्वायर RT, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो यहां से हम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी को मैं यहां D से दिखा रहा हूं, S है स्पेसिफिक हीट, डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस है मेल्टिंग पॉइंट माइनस रूम टेम्परेचर यानी सराउंडिंग टेम्परेचर, RT यानी रूम टेम्परेचर, थीटा 0 भी लिख सकता हूं उसको मैं। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर इतना टेम्परेचर राइज हो गया तो वो मेल्ट हो जाएगा। हमें लेटेंट हीट तो कवर करनी नहीं बच्चों, इसमें खाली कौन सी हीट, सेंसिबल हीट जो टेम्परेचर बढ़ाती है। लेटेंट हीट में टेम्परेचर बढ़ता नहीं, उसमें तो क्या होता है, फेस चेंज होती है, तो मेल्ट ही हो जाएगा वो। इक्वल टू I स्क्वायर R की जगह रॉ L अपॉन A, रेजिस्टिविटी है जहां पे रॉ, इंटू T। सो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस T के लिए कन्वर्ट करता हूं इस फॉर्मूले को, तो मुझे मिलता है V की जगह मैंने लिखा एरिया इंटू लेंथ, वायर सिलेंड्रिकल है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उसकी लेंथ L है, इंटू D डेंसिटी, S स्पेसिफिक हीट, थीटा MP माइनस थीटा RT यानी रूम टेम्परेचर। और क्योंकि हमने इधर T को रखा, बाकी सब इधर आ गए हैं, तो बाकी सब इधर आ गए, तो A तो ऊपर चले गए बच्चों, L नीचे आ गया, I स्क्वायर नीचे आ गया, रॉ नीचे आ गया, I स्क्वायर रॉ L और A ऊपर चले गए। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि लेंथ कट गई है, तो वायर लंबा हो या छोटा हो, ये टाइम ऑफ मेल्टिंग डिपेंड नहीं करता। क्लियरली टाइम किस पर डिपेंड करता है, ये ग्रेटली डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मोटा तार अगर लगा दिया तो पावर 2 पर डिपेंड कर रहा है, तो फ्यूज मेल्ट नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखना है, अप्रोप्रिएट वायर लगाना है, थिकनेस अप्रोप्रिएट, डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड करेगा। तो यहां से कुछ और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के जवाब हमें मिल जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पर डिपेंड करेगा, तो वो कौन कौन से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे आपसे पूछा जाएगा। कुछ जो प्रॉपर्टीज है, अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज बताओ, फ्यूज वायर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करें उस मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो ये टाइम डिजायर्ड है कि कम से कम हो, ये कम से कम हो तो स्पेसिफिक हीट कैसी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, आप पढ़ते हैं ना वो थल पवन जल पवन, यानी सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। तो यहां ऐसा नहीं चाहिए, यहां उल्टा चाहिए, जल्दी से गर्म हो जाए, तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिससे टाइम कम लगे। डेंसिटी मटेरियल की ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होना चाहिए, या हम बोले अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लो, इसीलिए लेड और टिन का एलॉय लेते हैं हम फ्यूज वायर बनाने के लिए। तो लेड और टिन का जो एलॉय है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। लेड तो आप पिघला भी सकते हैं घर पे गैस पे रख के, वो जो लेड शॉट्स आते हैं, लेड बुलेट्स आती है एयर पिस्टल की, उनको एल्यूमिनियम के ढक्कन में रखो, गैस पे चढ़ा दो, स्टील के बर्तन में रखकर भी चढ़ा सकते हो, पिघल जाएगा लेड, सावधानी से। तो लेड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो लेड और टिन का एलॉय होता है, टिन का मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है बच्चों। नीचे करंट पर ग्रेटली डिपेंड कर रहा है, I स्क्वायर करना भी चाहिए, करंट जैसे ही लिमिट को क्रॉस करेगी फ्यूज ब्लो हो जाना चाहिए। रजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए, रजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, जिससे टाइम कम लगे, इसलिए हमने लेड और टिन का एलॉय लिया। तो फ्यूज वायर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, रजिस्टिविटी हाई, मेल्टिंग पॉइंट कम, स्पेसिफिक हीट कम, डेंसिटी कम, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो हमने ये क्वेश्चन समझा, फ्यूज वायर का फंक्शन समझा। इसके आगे मैं बात करता हूं ओवरहेड वायर्स के लिए, ओवरहेड पावर केबल्स, जो छत पर से तार जाते हैं, ओवरहेड पावर केबल्स के लिए हम एल्यूमिनियम का वायर प्रेफर करते हैं कंपेयर टू कॉपर वायर। इस पे भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है पीछे एक्सरसाइज में। तो एल्यूमिनियम का वायर क्यों प्रेफर करते हैं कॉपर के कंपैरिजन में, बिकॉज एल्यूमिनियम का वायर सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस के लिए लाइट वेट रहेगा, हल्का रहेगा वजन में, और वजन में हल्का रहेगा तो अच्छा है। कैसे, वजन में अगर वो हल्का है
तो समय के साथ लटकेगा नहीं। आजकल जो वायरिंग है वो तो कंसील्ड वायरिंग है, आरसीसी में ऊपर पाइप डाल दिए जाते हैं, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉपर हो या एल्यूमिनियम हो, भारी हो या हल्का हो, वहां लटकने वाला कुछ नहीं। पर पहले जो वायरिंग होती थी बच्चों, लकड़ी की बैटन पर होती थी, पंखे तक भी तार जाने तो लकड़ी की बैटन ठोकी जाती थी, उसके ऊपर तार को क्लिप किया जाता था। समय के साथ क्या होता था, तार वजन की वजह से लटक जाता था नीचे। अभी भी आपको पता हो तो जो बिजली के खंभे हैं उस पर तार किसका, एल्यूमिनियम वायर है, कॉपर वायर नहीं है वहां पर। एल्यूमिनियम वायर लाइट वेट है, मल्टी स्ट्रैंड है, क्योंकि एसी जो है सरफेस पर फ्लो होती है, इसको भी हम कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी मैं यहां बताने जा रहा हूं कि एल्यूमिनियम का वायर हल्का है कॉपर के वायर से, इसलिए हम उसे प्रेफर करते हैं फॉर ओवरहेड पावर केबल्स। तो हमारे पास क्या डेटा है, हमारे पास डेटा है बच्चों, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, ये गिवन है क्वेश्चन में, वो काफी कम होती है। आपको पता है एल्यूमिनियम कॉपर से हल्का होता है, किससे कम होती है, कॉपर से। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज वेरी मच लेस देन डेंसिटी ऑफ कॉपर। आपके एक हाथ में 1 किलो तांबे का टुकड़ा, एक हाथ में 1 किलो एल्यूमिनियम का टुकड़ा रख दिया जाए, क्योंकि एल्यूमिनियम का वॉल्यूम ज्यादा है, उस पर बाइंड फोर्स ज्यादा लगेगा, तो उधर वो हल्का लगेगा, आपको वेट कम लगेगा। मास तो दोनों का बराबर है, 1 kg ईच, पर उसका वेट एल्यूमिनियम वाले का, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, बाइंड फोर्स ज्यादा लगेगा, ज्यादा एयर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो एल्यूमिनियम हल्का लगेगा, कॉपर भारी लगेगा। कॉपर की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। और रेजिस्टिविटी की बात करें तो कॉपर की रेजिस्टिविटी थोड़ी सी कम होती है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये दो डेटा हमारे पास है, इसके बेसिस पे हमें कंक्लूजन निकालना है। तो अगर मैं मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर को लेस देन 1 प्रूव कर दूं, तो तय हो गया कि एल्यूमिनियम हल्का और कॉपर भारी। तो मास को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये लिखा मैंने, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, नीचे कॉपर का वॉल्यूम इनटू कॉपर की डेंसिटी। फिर वॉल्यूम में हमको दिया हुआ है दोनों वायर की लेंथ तो सेम है, लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, सेम लेंथ के लिए तो कैलकुलेट कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस भी सेम दिया हुआ है, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम वायर के रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। सो VAL में लेंथ कट गई ऊपर नीचे, बचा एरिया, AL अपॉन ACU इंटू DAL अपॉन DCU। अब देखो डेंसिटी का डेटा तो है मेरे पास यहाँ पर, एरिया का डेटा नहीं है, तो एरिया का डेटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस वाले रिलेशन को यूज करते हैं। R होता है ρ L/A, तो मैं लिख सकता हूँ ρCU LCU अपॉन ACU इक्वल टू ρAL LAL अपॉन AAL। तो यहां से हम देखेंगे कि लेंथ तो सेम है, तो लेंथ वाला एक्सप्रेशन तो कट गया। अब बाकी ये रिजल्ट मिल गया हमको, AAL अपॉन ACU किसके बराबर आ गया, ρAL अपॉन ρCU। तो लिख देता हूं मैं, ρAL अपॉन ρCU इंटू DAL अपॉन DCU। और कंक्लूजन हम यहां से निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकलता हुआ दिख रहा है कि मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर, देखिए ρAL थोड़ा बड़ा है, दिस क्वांटिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1, बट दिस रेशियो इज वेरी मच लेस देन 1, तो ओवरऑल क्या हुआ, लेस देन 1। ये देखिए 2 बार आ रहा है ना, दैट्स व्हाई वी शुड प्रेफर एल्यूमिनियम वायर फॉर ओवरहेड पावर केबल। और साथ ही साथ इस वीडियो को एंड करते हुए, ये थर्मल इफेक्ट इज ओवर, मैं एक प्रैक्टिकल फैक्ट शेयर करना चाह रहा हूं बच्चों आपके साथ। घर में हम जो पोल से तार का कनेक्शन लेते हैं ना, पोल जो बाहर वाली वायर लाइन है उससे घर के मीटर को जोड़ा जाता है, वो तार हम प्रेफरेबली एल्यूमिनियम का लें तो अच्छा रहेगा। कॉपर में क्या होता है, बारिश के टाइम पर समय के साथ कोरोजन होता है, कॉपर कोरोड हो जाता है वहां से, और जो कांटेक्ट है वो वहां पर कोरोजन होने की वजह से इसमें प्रॉब्लम आती है। बारिश के दिनों में कांटेक्ट प्रॉपर नहीं बन पाता और आपका वोल्टेज अप डाउन होता रहेगा। कई बार करंट आना बंद हो जाती है, तो वो पोल से वो कांटेक्ट घिसकर साफ करना पड़ता है, वहां कोरोजन हो जाता है। तो प्रेफर करें हमेशा एल्यूमिनियम वायर, कहां पर, मेन कनेक्शन जो पोल से हमारे घर में आ रहा है उसके लिए अप टू मीटर। बाकी घर की वायरिंग के लिए हम कॉपर वायर यूज करते हैं ऑब्वियसली। हाँ, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो चांदी के तार बनवा के लगवा लो,
इनकम टैक्स वालों को नहीं देना पड़ेगा, है ना, अंदर पता भी नहीं चलेगा किसको चांदी के तार है, जब जरूरत पड़े तो निकाल लो, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे याद रख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों, हैप्पी लर्निंग।